यस। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। बे हम लोगों ने लॉ के सेशन में, पिछले सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा दिया था आपको। पिछले सेशन में हमने पढ़ाया था बेटा 52, 53। ठीक है। उसके बाद 54 हमने बताया था कि ये 53 का एक्सेप्शन है। ठीक है। 53 में क्या बताया गया था कि आप शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हो। और ये 52 क्या बताता है बेटा, शेयर को आप प्रीमियम में इशू कर सकते हैं। ओके। चलो, तो ये आपका 53 क्या कहता है, आपका शेयर ये क्या है, प्रोहिबिटेड है अगर आप डिस्काउंट में शेयर इशू करते हैं। डिस्काउंट में शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड है। ठीक है। तो उसका एक एक्सेप्शन है, मतलब सम केसेस में आप अपना शेयर डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। वे केसेस में एक केस आता है आपका स्वीट इक्विटी शेयर। ठीक है बेटा। आप स्वीट इक्विटी शेयर से अपने एम्प्लॉय को दे सकते हो, इशू कर सकते हो, उनको आप डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकते हो। तो चलो देखते हैं बेटा। आज हमने कल सेक्शन 54 कुछ बता दिया था, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं 54 क्या है अच्छे से। ठीक है। चलो, तो ये बेटा क्या है, स्वीट इक्विटी शेयर्स है। स्वीट इक्विटी शेयर किसको मिलते हैं बेटा, आपके डायरेक्टर्स को देखो मिलता है बेटा। कह रहा है द टर्म स्वीट इक्विटी शेयर्स मीन सच इक्विटी शेयर्स एज आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर आर एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंट फॉर कंसिडरेशन। ठीक है बेटा। मतलब कि आपकी कंपनी का शेयर की नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू सपोज कितनी है बेटा, 10 रुपीज है। तो इसे आप अपने एम्प्लॉय को 8 रुपीज में, ठीक है, इशू कर सकते हैं। 2 रुपए आपका क्या हो जाएगा बेटा, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब अदर देन कैश भी इशू किया जा सकता है फॉर प्रोवाइडिंग डियर नो हाउ मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर वैल्यू एडिशन। मतलब कि कोई असेट वगैरह या कोई भी चीज अगर प्रोवाइड करा दे रहा है तो उससे भी शेयर इशू किए जाते हैं, किसी को भी हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो या फिर आपका क्रेडिटर हो। इन सबको आप डिस्काउंट में शेयर दे सकते हैं। ठीक है। बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। चलो, हेंस वन कैन से स्वीट इक्विटी शेयर आर इशूड टू कीप द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी मोटिवेटेड। बताओ बेटा, ये किस लिए इशू किया जाता है, क्योंकि आपके एम्प्लॉय मोटिवेट होकर के काम करते हैं कि ये हमारी कंपनी है। जब उनको हम क्या दे देंगे बेटा, स्वीट इक्विटी शेयर दे देंगे, तो वो हमारे कंपनी के क्या बन जाएंगे बेटा, ओनर बन जाएंगे। ठीक है। तो वो मोर इफिशियंसी से वर्क करेंगे, क्योंकि भाई जब कोई ओनर होता है तो वो काम किससे करता है, ज्यादा इफिशियंसी से करता है। ठीक है। तो वही मोटिवेटेड बाय द देम पार्टनर इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी माइंड इट स्वीट इक्विटी शेयर इज अ डिफरेंट कंसेप्ट फ्रॉम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इन मल्टीपल वेज। देखो बेटा, एक आपका ईसॉप आता है, ये आपका ईसॉप अलग है। ठीक है। ईसॉप अलग है और आपका स्वीट इक्विटी शेयर्स अलग है। चलो आगे। सेक्शन 54 लिस्ट आउट द कंडीशन दैट शैल बी फुलफिल्ड बाय कंपनी प्रायर टू इशू। अगर आपकी कंपनी स्वीट इक्विटी शेयर देना चाहती है तो ये कंडीशंस इनको कंप्लाई करना पड़ेगा। ओके बेटा। आप स्वीट इक्विटी शेयर अपार्ट फ्रॉम डेजिग्नेट्स दीज एट इक्वल फूटिंग टू इक्वल शेयर। मतलब क्या है इसका, जैसे कि बेटा आपके ऐसे शेयर इशू किए गए हैं नॉर्मल वे में, ठीक है, ओके। अब भाई आप जानते हो कि अगर इक्विटी शेयर इशू किया जाता है तो आपके जो शेयर होल्डर होंगे, जो शेयर्स भाई क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। बंडल ऑफ राइट्स मिलता है बेटा, ठीक है ना। तो वो बंडल ऑफ राइट्स सेम इक्विटी शेयर होल्डर को भी मिलेगा। ठीक है। चलो, स्टेटस ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड होल्डर देयर फो। अब क्या स्टेटस होगा स्वीट इक्विटी शेयर होल्डर का, देखो ये पढ़ो बेटा, 2 पॉइंट पढ़ो।
सबसेक्शन 2, ठीक है, क्या कह रहा है, रीड करो बेटा सबसेक्शन 2। The rights, limitations, restriction and provision as for the time being applicable to equity shares shall be applicable to the SWIFT equity shares issued under Section 54 of the Act. The holders of the SWIFT equity shares shall rank pari passu with other equity shareholders. चलो देखो समझो बेटा, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो राइट्स, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोविजन है वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर को जो अप्लीकेबल होगा, सेम अप्लीकेबल किस पे होगा, स्वीट इक्विटी शेयर होल्डर को होगा, जो कि इशू किया जाता है एज पर सेक्शन 54। फिर आपका बी पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, होल्डर ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स शैल रैंक परिपासु। रैंक परिपासु का मतलब होता है बेटा, जित जो राइट्स नॉर्मल वे में एक इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, वो सारे राइट्स आपको इक्विटी शेयर, वो स्वीट इक्विटी शेयर होल्डर को भी मिलेगा। ठीक है, ये पारिपासु का मतलब होता है इक्वल फूटिंग। ठीक है, चलो सबसेक्शन 1 पढ़ो बेटा, सबसेक्शन 1 में क्या दे रखा है, रीड करो बेटा सबसेक्शन 1। ये आपका A सबसे, company may issue sweat equity हाँ हाँ रीड करो। if all of the following conditions are. Shares of that class must be already issued. Issue is authorized by a special resolution passed by the company. Resolution specifies the details regarding the number of shares, the current market price consideration, if any of the class or classes of directors is employed to whom which such equity shares are to be used. देखो बेटा, ये आपका जो सेक्शन है सेक्शन 54 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, कहता है कि यदि आपको स्वीट इक्विटी शेयर इशू करने हैं, ठीक है, तो आपको कुछ कंडीशंस कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फुलफिल करना पड़ेगा। पहली कंडीशन है बेटा, आपको क्या होना चाहिए, वही इक्विटी शेयर आप दे रहे हो जो ऑलरेडी क्या हो, मतलब कि स्वीट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो जो ऑलरेडी इशूड है बेटा। ठीक है, क्लास मस्ट बी ऑलरेडी इशूड। ठीक है, जैसे कि आप इक्विटी शेयर में दे रहे हो किसको, एम्प्लॉय को, तो आप ऑलरेडी इक्विटी शेयर इशू कर रखे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल उनके लिए हो। फिर उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या होती बेटा, स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। मतलब कि आपकी जनरल मीटिंग होगी बेटा, उसमें एसआर पास किया जाएगा। एसआर मतलब 75% लोग आपके एग्री होने चाहिए कि हाँ भाई चलो दे सकते हैं हमारे एम्प्लॉय को स्वीट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, चलो उसके बाद आपका डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या डिटेल्स की, नंबर ऑफ शेयर, कितना आप इक्विटी शेयर होल्डर को के देना चाहते हो, क्या इक्विटी शेयर्स। ठीक है, द करेंट मार्केट प्राइस क्या है और आप कितने में दे रहे हो ये भी बताओ, और कंसिडरेशन क्या रिसीव कर रहे हो स्वीट इक्विटी शेयर होल्डर से, इफ एनी, एंड द क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ द डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉय टू हुम सच इक्विटी शेयर आर टू बी इशूड। ओके बेटा, चलो ये आपके, एक आपका लास्ट में है, कह रहा डी पॉइंट, द इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशंस। मतलब आपको और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। अगर आपकी लिस्टेड यानी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में है तो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और अदर क्या है बेटा, जो रूल 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज रूल 2014। ठीक है, मतलब कि एक आपका एक्ट है बेटा, एक आपका रूल है, तो आपको रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा 2014 का। ठीक है, समझ में आया, चलो ओके बेटा, ये इलिस्ट्रेशन हमने करा दिया था कल की क्लास में, एक बार रीड कर लो बेटा ये इलिस्ट्रेशन, रीड करो। A company that incorporated and commenced the business on 9th November 2022 can sweat
equity shares only after 8 November 2023. False. Currently, there is no condition prescribed by Section 54, subsection 1 regarding age company. हम्म। देखो बेटा, ये क्या कह रहा है, अभी आपने नहीं पढ़ा कंडीशन, ठीक है। आगे जब आप कंडीशन पढ़ोगे बेटा, तो उसमें आपको बताया जाएगा। अभी ये देखो, सम इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये नीचे लिखा हुआ है ना, प्रोविजन कंटेन इन रूल 8 ऑफ द कंपनीज रूल 2014। अभी ऊपर बताया गया ना कि आपको रूल 8 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी आपको बताया गया एक्ट में सारी चीजें। अब ये रूल में बताया जाएगा बेटा, ठीक है, कि आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए हो, इनकॉर्पोरेट कर लिए हो कंपनी, तो कितने दिन में आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। मतलब जब तक 1 साल कंप्लीट ना हो बेटा, तब तक आप इशू नहीं कर सकते हो। तो देखो बेटा, ये कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, 9 नवंबर, ठीक है, और इशू कब कर रही है, 9 नवंबर 2023। मतलब ये 22 और ये 23, लेकिन एक दिन पहले कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा, नहीं इशू कर सकती है, क्योंकि ये क्या है, 1 साल से कम है। चलो, तो अब हम देखेंगे रूल बेटा, सब रूल 1 कह रहा है इंप्लॉय मीन्स। एम्प्लॉय का मतलब क्या हो सकता है बेटा, हम बात कर रहे हैं स्वीट इक्विटी शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर किसको दिया जाता है बेटा, कंपनी के एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को। तो एम्प्लॉय कौन हो सकता है बेटा, ठीक है, ओके, डायरेक्टर कौन हो सकता है। चलो बेटा रीड करो इसे। A permanent employee of the company who has been working in India or outside India, or a director of the company, whether a whole-time director or not. An employee or a director as defined above, either of subsidiary or holding company of concerned company in India or outside India. ओके बेटा, देखो ये क्या कह रहा है कि यदि आपका एम्प्लॉय है, तो वो परमानेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है, जो कंपनी में काम करेगा। चाहे वो बाहर की कंपनी, जैसे देखो अब बेटा, आपकी कंपनी होती है, तो कंपनी आपकी इंडिया में भी रहती, जैसे कि आपकी कंपनी है बेटा, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसके ब्रांचेस फॉरेन में भी होते हैं। फॉरेन ब्रांचेस होते हैं, आपके इंडिया में क्या है, हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस है, यहाँ पे भी बिजनेस चल रहा है, और इसके अलग अलग कंट्री में ब्रांचेस भी चलती हैं, ठीक है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। तो अब बेटा, आपके जैसे कि हेड ऑफिस में कुछ वर्कर हैं, और आपके कुछ आउटसाइड इंडिया में वर्कर हैं, तो चाहे जो एम्प्लॉय हो, सबको मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या दे रखा, बी पॉइंट में, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी वेदर होल टाइम डायरेक्टर आर नॉट। होल टाइम डायरेक्टर भी होता है बेटा, और आपके ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं कि मतलब उनको लाया गया कुछ दिन, कोई भी मीटिंग के, स्पेशल मीटिंग के लिए या कुछ भी, तो उसके बाद वो नहीं आएंगे, ठीक है। चलो, सी पॉइंट में, एन एम्प्लॉय आर अ डायरेक्टर एज डिफाइंड अबव आइदर अ सब्सिडरी आर अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ कंसर्न कंपनी इन इंडिया आर आउटसाइड इंडिया। देखो बेटा, अब यहाँ पे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी आ गई, कैसे क्या, देखो समझो अच्छे से। जैसे कि मान लो ये एक कंपनी एच लिमिटेड है, क्या है, एच लिमिटेड है, ठीक है, ये कंपनी एच लिमिटेड है, और ये क्या करती है, एक कंपनी है एस लिमिटेड, ठीक है। एस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा कर देती है कि इस कंपनी के शेयर, मतलब एस लिमिटेड में 100% होगा भाई, बिल्कुल ओनरशिप, जो कि वोटिंग पावर कौन होल्ड कर रहा है, एच होल्ड कर रहा है, कितना बेटा, 50% या उससे ज्यादा, आर मोर। कौन कंपनी होल्ड कर रहा है, एच कंपनी होल्ड कर रही है। तो बताओ बेटा, ये कंपनी बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, और ये कंपनी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, ठीक है ना, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, सब्सिडरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी। चलो, तो ये कह रहा है कि आपका जो इंप्लॉय है या डायरेक्टर है, एज डिफाइंड अबव, आइदर वो सब्सिडरी कंपनी का, इस कंपनी का कोई इंप्लॉय हो या डायरेक्टर हो, ठीक है, या फिर होल्डिंग कंपनी का कोई इंप्लॉय हो या फिर डायरेक्टर हो, सबको मिल सकता है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो। आपकी सब्सिडरी कंपनी आउटसाइड इंडिया में भी हो सकती है। ओके बेटा, चलो समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं।
अब आपका मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन। मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? देखो, कह रहा है द एक्सप्रेशन वैल्यू एडिशन मीन्स एक्चुअल आर एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट derived आर टू बी derived बाय द कंपनी फ्रॉम एन एक्सपर्ट आर अ प्रोफेशनल। ठीक है, चलो आगे। बी पॉइंट में प्रोवाइडिंग नो हाउ मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो बेटा, आपका क्या होता है कि कोई भी इंप्लॉय है, ठीक है ना, वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि अब कोई इंप्लॉय आपके यहाँ पे स्किल्ड इंप्लॉय है, ठीक है ना, स्किल्ड इंप्लॉय है। अगर उसको आप ऐसा मतलब कि उसको खुश रखोगे, हर चीज अच्छे से, मतलब उसको क्या पे करते हो, सैलरी पे करते हो, साथ में और बोनस वगैरह पे करते हो, क्योंकि वो स्किल्ड वर्कर है बेटा। क्या है? स्किल्ड है, स्किल्ड वर्कर है। तो क्या उसको जाने देना चाहोगे आप अपने कंपनी से? नहीं जाने देना चाहोगे, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके कंपनी के लिए क्या होगा बेटा? वो बेनिफिशियल होगा आपके कंपनी के लिए। एनी मतलब ये देखो लिखा है, एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव्ड आर टू बी डिराइव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम एन एक्सपर्ट आर अ प्रोफेशनल। वो चाहे एक्सपर्ट हो सकता है किसी में या प्रोफेशनल हो सकता है। तो भाई उसको आप कंपनी में क्या करके रखना चाहोगे? रोक के रखना चाहोगे ना। वो कैसे रुकेगा बेटा? जब उसको प्रॉपर तरीके से आप सारे के सारे कंपनसेशन प्रोवाइड करते रहोगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू एडिशन होता है बेटा। क्या होता है? वैल्यू एडिशन। बी पॉइंट में फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ आर मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, मतलब कि कभी कभी आप जैसे कि नो हाउ, मान लो इस व्यक्ति को ही आपके कंपनी के कुछ सर्वर को ठीक करना आता है बेटा, कि कैसे चलाया जाता है, क्या करना जाया जाता है। तो उस एम्प्लॉय को आपको हर तरह से बेनिफिट दे करके अपने यहां रखना पड़ेगा, ठीक है। मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। चलो सी पॉइंट देखो, बाय सच पर्सन टू हुम स्वीट इक्विटी शेयर इज बीइंग इशूड, ठीक है। तो उसे क्या किया जाता है बेटा? इस तरह के पर्सन को स्वीट इक्विटी शेयर इशू किया जाता है, फॉर विच द कंसिडरेशन इज नॉट पेड आर इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रिम्यूनरेशन। मतलब कि वो कंसिडरेशन नहीं पे करेगा जैसे एक नॉर्मल शेयर होल्डर पे करता है बेटा। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द केस ऑफ एन एम्प्लॉई, यदि वो क्या है आपके यहाँ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या फिर एम्प्लॉई है तो, ठीक है। चलो बेटा, ओके, समझ में आया है ये। आगे है वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजुलेशन, ठीक है। स्पेशल रेजुलेशन की बात करेंगे, कब तक वैलिडिटी रहती है। सपोज आपने डिसाइड किया बेटा कि आप अपने कंपनी में क्या इशू करोगे बेटा? स्वीट इक्विटी शेयर इशू करोगे, ठीक है ना। अब आपको हमने ऊपर कुछ कंडीशन बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है ना, एसआर पास करना पड़ेगा। तो अब आपने एसआर सपोज आपने कंपनी में पास करा लिया, तो अब वो वैलिड कितने दिन तक रहेगा? स्पेशल रेजुलेशन ऑथोराइजिंग द इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स शैल बी वैलिड फॉर मेकिंग द अलॉटमेंट। मतलब कि अलॉटमेंट के लिए विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 12 मंथ। मतलब एक बार आपने क्या है एसआर पास किया ना, तो 12 महीने के अंदर अंदर आप इशू कर देना। अदरवाइज ये एसआर क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। ओके बेटा, समझ में आया? फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एसआर, जब एसआर पास होता है बेटा, वहां से लेकर के 12 मंथ तक आप इस एसआर को वैलिड माना जाएगा। 12 मंथ में कभी भी आप स्वीट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। एक बार आपने एसआर पास कर लिया, अब अगर जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, आप स्वीट इक्विटी शेयर नहीं इशू कर सकते हो, फिर से आपको एसआर पास करना पड़ेगा। ओके बेटा, चलो समझ में आया होगा कि वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजुलेशन कब तक वैलिड होता है। सब रूल 3 हो गया। सब रूल 4 देखो बेटा, कह रहा है लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स। लिमिट भी लगती है बेटा इसमें, कि आप कितना इशू कर सकते हो, कितना नहीं इशू कर सकते हो। स्वीट इक्विटी शेयर कंपनी के एम्प्लॉय को ही सारे शेयर दे दो, ऐसा थोड़ी है। चलो
लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर सब रूल फॉर ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब जैसे एक साल स्टार्ट हुआ, द मैक्सिमम अमाउंट लिमिट फॉर विच इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड इज राइट ऑफ 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब आपके कंपनी में बेटा जितना पेड अप शेयर कैपिटल होगा, ठीक है ना, पेड अप शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब जितना शेयर कैपिटल होगा बेटा, उस शेयर कैपिटल का 15% से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। 15 कह रहा है इशूड इज हायर ऑफ 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर आर, लगा है देखो बेटा आर यहां, चाहे तो आप ये कंडीशन के हिसाब से पे करो, या फिर शेयर ऑफ द वैल्यू आप ₹5 करोड़, मतलब अगर बात करें शेयर, जैसे कि आपके कंपनी में मान लो कि 1 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है ना, 1 लाख इक्विटी शेयर है और एक शेयर 100 का है, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा बताओ बेटा, 100 लाख हो जाएगा, 1 लाख नहीं लेते हैं, ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है बेटा 5 करोड़ तक का आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो कह रहा था इशुएंस ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स क्यूमुलेटिव इंक्लूडिंग ऑल प्रीवियस इशू इफ एनी, अगर आपने क्या किया है, प्रीवियस में कुछ इशू किया है, तो उसे हम इंक्लूड करेंगे क्यूमुलेटिव बेसिस पे, ठीक है ना। चलो, सेल नॉट एक्सीड 25% से ज्यादा आपका इशू नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर है बेटा, इस इक्विटी शेयर में आपका 25% से ज्यादा इशू आप इंप्लॉय को नहीं कर सकते हो, चाहे वो पिछले ईयर आपने क्यों ना इशू किया हो बेटा, ठीक है। अगर आपने पिछले साल 10% इशू किया है, तो अब इस साल कितना इशू कर सकते हो, 15% केवल, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि लिमिट 25% की एक्सीड हो जाएगी। ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम, दिस लिमिट फॉर स्टार्टअप कंपनी, ये किसके लिए बेटा, स्टार्टअप कंपनी के लिए है, ठीक है, इज 15% ऑफ पेड अप कैपिटल अप टू 10 ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। कोई भी स्टार्टअप कंपनी है तो उस कंपनी के लिए ये लिमिट दे रखा है 25%, ठीक है, ये अप टू 10 ईयर्स में आपको करना होता है। चलो, तो समझ में आया बेटा, ड्यूरिंग अ ईयर द मैक्सिमम अमाउंट लिमिट फॉर विच स्वीट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड इज हायर ऑफ 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर, मतलब कि आप 25%, सॉरी मैक्सिमम 25%, मिनिमम 15%, मतलब हाइयर होना चाहिए 15% से, और 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, अगर हम शेयर वैल्यू की बात करें 5 करोड़ हो सकता है, ठीक है, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं। चलो, तो समझ में आया बेटा कि ये लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर क्या होता है। अब आएगा आपका बेटा सब रूल 5। सब रूल 5 क्या कहता है कि आपका लॉक इन पीरियड क्या होना चाहिए, मतलब एक बार अगर स्वीट इक्विटी शेयर इशू कर दिया गया एम्प्लॉय को, ठीक है, तो वो जल्दी बेच नहीं सकता, कब तक नहीं बेच सकता बेटा, कब तक नहीं ट्रांसफर कर सकता, देखो सुनो, सीड इक्विटी शेयर इशू टू डायरेक्टर या एम्प्लॉय, इन्हीं को इशू किया जाता है ये बेटा, शैल बी लॉक्ड इन नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब आप सेल नहीं कर सकते हो, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस डेट को अलॉटमेंट होगा बेटा, अलॉटमेंट से लेकर के 3 ईयर तक आप उसे प्रॉपर होल्ड करके रखोगे, 3 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आप सेल कर सकते हो, किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, चलो आगे सब रूल 6 है बेटा, वैल्यूएशन ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स, स्वीट इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन कैसे होता है समझो। कह रहा है स्वीट इक्विटी शेयर टू बी इशूड शैल बी वैल्यूड एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाई रजिस्टर्ड वैल्यूअर, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है बेटा, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा उसके द्वारा, एट द फेयर प्राइज गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर सच
वैल्यूएशन। ओके बेटा, चलो, तो ये समझ में आ गया। आपको सारे के सारे यहां तक रूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे देखो, कह रहा कोटेड मार्केट प्राइस इन एन एक्टिव मार्केट। ठीक है, जो भी मार्केट प्राइस होगा वो क्या होना चाहिए, आपका एक्टिव मार्केट का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता, एक्टिव मार्केट का प्राइस होना चाहिए। बेस्ट एविडेंस ऑफ अ फेयर वैल्यू एंड शुड बी यूज्ड वेयर दे एग्जिस्ट टू मेजर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। चलो, अब आपका सब रूल 7 क्या कहता है, वैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यूएशन आईपीआर, नो हाउ या फिर वैल्यू एडिशन। ठीक है, ये आपके हो सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो सकता है, या फिर नो हाउ हो सकता है, या फिर वैल्यू एडिशन हो सकता है। तो इनका हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे, द वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर नो हाउ आर वैल्यू एडिशन फॉर विच स्वीट इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड। मतलब बेटा, अगर इस तरह के लायक एम्प्लॉय होंगे तभी हम इशू करेंगे ना उनको। भाई, या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमको दे रहे होंगे, ठीक है, कंसिडरेशन में, या फिर नो हाउ प्रोवाइड कर रहे होंगे, या फिर वैल्यू एडिशन होगा, तब हम उनको क्या इशू करते हैं बेटा, स्वीट इक्विटी शेयर आर टू बी इशूड, शैल बी कैरीड आउट बाई अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। किसको बेटा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा क्या किया जाएगा, हु शैल प्रोवाइड अ प्रॉपर रिपोर्ट एड्रेस्ड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद जस्टिफिकेशन फॉर सच वैल्यूएशन। वैल्यूएशन वो करेगा, कौन करेगा बेटा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर करेगा। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन। देखो बेटा, नॉन कैश के केस में क्या हो सकता है, कोई आपकी बिल्डिंग प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, या फिर कोई असेट, अदर असेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वेयर द स्वीट इक्विटी शेयर आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट इज इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है, अब मान लो आप कोई भी असेट प्रोवाइड कर रहे हो बेटा, तुम आप क्या हो, एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय हो ना। अब आपको क्या मिल रहा है, स्वीट इक्विटी शेयर मिल रहा है, लेकिन उसके बदले में आप कैश नहीं दे रहे हो, कुछ भी असेट प्रोवाइड कर रहे हो। तो अब अपने से उस असेट की वैल्यूएशन नहीं लगाओगे बेटा, आप एम्प्लॉय हो, आप थोड़ी लगा सकते हो। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर आएगा और आपकी असेट को चेक करेगा, उसे प्रॉपर तरीके से वैल्यूएशन करके बताएगा कितनी वैल्यू होगी इसकी, उस अकॉर्डिंग से आपको शेयर्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो वही चीज लिखा हुआ है, ऑब्टेन फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर such non-cash consideration shall be treated in the following manner in the books of accounts of the company। नॉन कैश कंसिडरेशन, जैसे कि डिप्रिसिएबल या फिर अमोर्टाइजेशन असेट्स है, मतलब आपकी कोई फिक्स्ड असेट है तो उसमें डिप्रिसिएशन, इनटेंजिबल असेट है तो एमोर्टाइजेशन लगेगा बेटा। ठीक है, कैरी टू बी बैलेंस शीट, भाई कैरी टू बी बैलेंस शीट में आप सपोज आपकी असेट, आपने कोई असेट खरीदा था 10 लाख रुपए का, ठीक है, आप अब इसमें 10% डिप्रिसिएशन लगना